करते हैं आज की वीडियो। आज का चैप्टर रहने वाला है चैप्टर 3 कृषि के ऊपर, जो कि क्लास 8 का भूगोल का रहने वाला है। अगर चैनल पे आप न्यू विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सीटेट के एग्ज़ाम से पहले 1 लाइनर नोट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, कृषि जो है इसकी जो उत्पत्ति है वो एग्रीकल्चर शब्द की लैटिन शब्द यानी एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो कृषि शब्द की जो उत्पत्ति हो लैटिन भाषा से ही हुई है। देखिए, इसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे, आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कई सारे क्वेश्चन सीटेट ने कई बार पूछे भी हुए हैं। तो देखिए, पौधे से परिष्कृत उत्पादक तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे कि पहली है आपकी प्राथमिक, दूसरी द्वितीय और तीसरी तृतीय क्रियाएं हैं। 3 क्रियाएं इसमें पूछी गई हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनके संबंध में प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। मतलब प्राकृतिक संसाधन से यहाँ पे सारी बातें आती है प्राथमिक क्रिया के अंदर। इसमें कृषि है, मत्स्य है, संग्रहण, इनके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है। दूसरे क्रिया में आता है संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित। इस्पात, विनिर्माण करना, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। तो आपको पता चल गया होगा पहली क्रिया क्या है और दूसरी क्रिया क्या है। तीसरी क्रिया के अंदर आता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की जो सेवा होती हैं उनके द्वारा सहयोग प्रदान करना, जैसे कि यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, तृतीय क्रियाओं के उदाहरण। और ये तीनों उदाहरण एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं एक प्रकार से। आगे देखिए दोस्तों, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसमें फसल, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल होता है, क्योंकि कृषि कई प्रकार की हमें देखने को मिलती है। जैसे भारत जैसे देश में भी कई तरह की आपको कृषि देखने को मिलती है। विश्व में 50% लोग खेती से संबंधित क्रियाएं करते हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या जो है वो अब तक कृषि पर ही निर्भर है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे है इस यहाँ की जो मिट्टी है, जलवायु है, वो कृषि के क्रियाकलाप के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ की जो कृषिगत भूमि कहलाती है, जहाँ पे जिस भूमि पे फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं हम लोग। मानचित्र में आपको यहाँ पे दिखाया गया और कुछ क्रियाकलाप भी यहाँ पे दिखाया गया। देखिए, जैसे ये मानचित्र जहाँ पे आपको ग्रीन से आपको पैचेस दिखने को मिल रहे होंगे इस मैप के अंदर, वो आपका खेती योग्य भूमि है। जैसे देखिए, भारत के अंदर पूरा का पूरा भारत ही कृषि योग्य है, इसलिए यहाँ पे 2/3% यहाँ पे खेती की जाती है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि, कृषि का मतलब होता है मृदा की जुताई, फसलों का उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर के अंदर रेशम उत्पादन आता है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करना कृषि की आय में पूरक हो सकता है। तो रेशम के कीड़ों की भी खेती की जाती है। अब है पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली को पालना। इससे भी लोग अपने जीवन यापन को पूर्ण करते हैं। अगला है विटीकल्चर यानी द्रक्षा कृषि, जैसे अंगूरों की खेती, बागानों की खेती वगैरह करते हैं, तो ये भी एक तरीके की खेती ही है। और लिखा हॉर्टिकल्चर, जैसे उद्यान कृषि, जिसमें वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां हैं, फूल है, फल है, उनको उगाना। तो ये इतने प्रकार के आपको कल्चर यानी कि आपको खेती देखने को मिलती है। आगे देखिए, कृषि तंत्र, कृषि या खेती को तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो महत्वपूर्ण जो निवेश है वो बीज है, उर्वरक है, मशीन और श्रमिक, यानी 4 चीज़ों को मिलकर कृषि को बनाया जाता है। कृषि में काम होता है। तो जैसे जुताई है, बुआई है। ठीक है, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फसल को उगाने के लिए हम लोग उसके अंदर रसायन, बीज, मशीनरी, ठीक है, और बुआई, छिड़काव, जुताई, ये सब करते हैं, तब जाके हमें एक फसल तैयार मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये है भौतिक निवेश। ये कृषिगत भूमि में कृषि पद्धति, ये भौतिक एवं मानवीय कृषि। जैसे पहले आपने देखा होगा कि भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, और यहाँ पे देखो सूर्य की प्रकाश है, वर्षा है, तापमान, मृदा और ढाल, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर ही कृषि को आगे तक पहुँचाने में काम करता है। सिंचाई, निराई और कटाई इसकी मुख्य संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। ठीक है, कृषि के जो प्रकार हैं, जैसे कि कृषि के विभिन्न तरीके से की जा सकती है। जैसे भौगोलिक दशाएं, उत्पादन की मांग कैसी है, श्रम कैसा है, प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि। तो देखो, निर्वाह कृषि क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो
कृषि मतलब जो कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। उसे निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के वर्गीकृत किया जा सकता है। निर्वाह कृषि जो खुद के स्वयं के लिए, आंतरिक परिवार के लिए जो स्तरीय काम किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। ठीक है, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। उसे गहन खेती कहते हैं। जैसे चावल और मुख्य फसलें होती हैं, अन्य फसलों में जैसे गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है, शामिल है। ये सारी जो खेती होती हैं ये गहन खेती के अंदर आती हैं। गहन निर्वाह कृषि ये दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में ज़्यादातर प्रचलित होती है। जैसे भारत के अंदर भी आपको ये देखने को मिलती है। एक साल में यहाँ पे 2 से 3 फसलें उगाई जा सकती हैं। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवाष्प पशुचारण शामिल होता है इसके अंदर। स्थानीय कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसे उष्णकटिबंधीय जैसे अफ्रीका महादेश है उसमें देखने को मिलती है स्थानीय कृषि। और दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारत भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। देखो, वृक्ष को काटकर और जलाकर और छोटे छोटे भूखंडों को साफ किया जाता है और राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। और मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है यहाँ पर। तो बड़ी बड़ी जंगलों को काटकर जो उनकी राख होती है उस राख को ही मिट्टी में मिलाकर और कई सारे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और जैसे जैसे भूमि भूमि की जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर किसी नए भूमि पर जाकर स्थानांतरित कृषि किया जाता है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। झूमिंग, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती होती है। और मिल्पा जो कि मैक्सिको और अमेरिका जैसे देशों में नाम से जानी जाती है। ये कृषि कुछ प्रकार हैं, विभिन्न नाम से जाने जाते हैं इनको। जैसे रोका तो ब्राज़ील में, लदांग ये लिखा है लदांग में से मलेशिया के देशों में देखने को यहाँ पे मिलता है। अगला चलवासी पशुचारण। सहारा जो रेगिस्तान है वहाँ पे अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश होते हैं, मतलब देखते हैं। मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी प्रचलित है ये चीज़ें। इस प्रकार की कृषि में पशुचारण अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग में घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचालक मुख्य भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये चलवासी होते हैं जो कि पशु, बकरी, ऊंट, भेड़ ये सब पाल के अपना जीवन यापन करते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं चलवासी पशुचारण। ये पशुचारक और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि भेड़ से, आपको ऊँट से, बकरियों से कई सारे तरीके की इनको फ़ायदे होते हैं। अगला है वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि में देखिए फसल उत्पादन और पशु पालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, मतलब कि बेचने के लिए। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र में अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल होती है इसमें। तो कई दूर दूर तक गन्ने का रोपण जैसे यहाँ पर दिखाया गया है होता है, दूर दूर तक फिर इसको बेचा जाता है। तो इस प्रकार की खेती को वाणिज्यिक खेती के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाणिज्यिक अनाज। कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। ठीक है, गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं इसके अंदर। तो वाणिज्यिक हेतु के अंदर गेहूं, मक्का ये देखी जाती है उगती हुई फसलें। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान हैं जैसे वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। ज़्यादातर ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो ये एक ही फसल काफ़ी लंबे समय तक देखी जाती है, वहाँ पे उगाई जाती है। इसे वाणिज्यिक अनाज कृषि कहते हैं, जिसमें 2 खेती आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई गई है, गेहूं और मक्का। ये उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में देखने को मिलता है। मिश्रित कृषि में ये इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने लगा हुआ काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे हैं इसमें से। तो मिश्रित कृषि में जैसे भूमि का उपयोग होता है, भोजन व चारे की फसलें उगाना, पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप में होता है, पूर्वी संयुक्त अमेरिका में होता है, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। तो मिश्रित खेती इन जगहों पर ज़्यादा देखने को मिलती है। कई बार क्वेश्चन इनमें से पूछ लेता है कि मिश्रित खेती इनमें से कौन से देश में ज़्यादातर देखने को मिलती है। 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगा के देगा। तो आप ध्यान से इन चैप्टर को देखिएगा, इनमें से कई क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और देखने को मिलते भी हैं।
आगे है रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर यानी बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खेतों पर ही यह निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल विकास की अनिवार्यता होती है। जैसे केले के यहाँ पे रोपण किया गया है, तो ये काफ़ी देखने को यहाँ पे मिलता है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र में विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे मलेशिया के में रबड़ की खेती आपको देखने को मिलेगी, ब्राज़ील में कहवा यानी कि कॉफ़ी वगैरह का, भारत और श्रीलंका में चाय जैसे उदाहरण आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो होता है ये रोपण कृषि में आता है। रोपण कृषि में चाय उगाई जाती है ज़्यादातर, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि ये चीज़ें देखने को मिलती हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर। और ये जो होता है ये मलेशिया और उष्णकटिबंधीय वाले प्रदेशों में ज़्यादातर देखने को मिलता है रोपण कृषि, ठीक है। और जिसमें आपके देशों के नाम हैं, तो ये देशों के नाम इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अंडरलाइन किए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लीजिएगा। देखो रोपण कृषि में केले भी हैं, देखिए यहाँ पे केले को भी दिखाया गया है, काफ़ी बृहद उसमें आपको केले की खेती देखने को मिल जाती है। मुख्य फसलें, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ मुख्य फसलें होती हैं जिसमें कृषि पर आधारित होती हैं। उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास जो है वो रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें होती हैं इस यहाँ पे। जैसे देखिए गेहूं और चावल जो है ये हमारे इस्तेमाल की आने वाली चीज़ें जो कि मुख्य फसलें में आती हैं। जूट और कपास जो है वो रेशेदार फसलों के अंदर देखी जाती है, और चाय और कहवा जो है वो पेय फसलें हैं, ठीक है। तो ये मुख्य फसलों में देखी जाती है। चावल जो है ये विश्व के मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का एक मुख्य आहार होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं भारत जैसे देश और अन्य जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की बहुत आवश्यकता होती है। ये फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो उसमें ये ज़्यादा अच्छे से बढ़ते हैं। जैसे चीन जो है वो चावल उत्पादन में अग्रणी देश है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चावल देखने को मिलता है। इसके बाद भारत और जापान और श्रीलंका ये मित्र हैं। अनुकूल जलवायुविक दशाओं में जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं चावल की। देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा चावलों की खेती की जा सकती है। गेहूं जो है, गेहूं के वर्धन काल, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे चावल की खेती देखिए किस प्रकार से होती है। यहाँ पे गेहूं का शस्य कर्तन जैसे कटाई जो हो रही है, तो वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित यानी दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जा सकता है। तो भारत में चावल और गेहूं दोनों काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिलती हैं, उगाया जाती हैं। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूं जो है वो शीत ऋतु के दौरान गेहूं को उगाया जाता है, ठीक है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि भारत में कब उगाया जाता है गेहूं, और ये कौन कौन से देश में ये उगाया जाता है गेहूं, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अगला है मिलेट। बाजरे की जो यहाँ पे कृषि है वो इस प्रकार से देखी जाती है। तो मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये फसल जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तक पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है भारत। तो मिलेट अगर पूछ ले तो इसमें ज्वार, बाजरा, रागी जो कि भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन, नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश भी माने गए हैं। अगला है आपका मक्का। मक्का को हम कॉर्न कहते हैं, इंग्लिश में कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, और ये विभिन्न रंग बिरंगी प्रजाति में भी पाई जाती है। जैसे काला, भूरा, लाल, सफ़ेद ऐसे करके आपको देखने को मिल जाते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का जो है वे उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन और रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। तो जो आपको मक्के की जो खेती है ज़्यादातर आपको उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, कनाडा, भारत और मैक्सिको में देखा जाता है। और इसके ये किस टाइम पे उगाया जाता है, जहाँ पे तापमान जो है वो मध्यम हो, वर्षा अधिक हो और धूप की आवश्यकता भी इसको रहती है। कपास देखिए, कपास काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा होनी चाहिए, 200 से 210 पलराहित दिन और तेज़ चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे तेज़ धूप और वर्षा दोनों की ही, मतलब हल्की वर्षा की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पे जलोढ़ मृदा में सर्वोच्च यहाँ पे उगाई जा सकती है ये।
चीन जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कच्चा माल प्रोवाइड कराता है और ये महत्वपूर्ण भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किस टेम्परेचर में ये उगाया जा सकता है। अगला है पटसन। इसका सुनहरा रेशा, रेशा के रूप में भी जाना जाता है, सुनहरे रेशे को हम पटसन कहते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। ये उच्च तापमान और भारी वर्षा में ये देखने को मिलता है। यह फसल जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसमें से भारत, बांग्लादेश पटसन के लिए अग्रणी उत्पादक देश आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी जो है ये गर्म एवं आर्द्र जलवायु में सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल के वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं, तो ये पहाड़ों इलाकों पे ज़्यादा देखने को मिलती है कॉफ़ी। जैसे ब्राज़ील कॉफ़ी का एक अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी है। यहाँ पे असम वगैरह में आपको देखोगे तो यहाँ पे उगाई जाती है। ठीक है, अगला है चाय के बागान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बागानों में उगाई जाने वाली जो एक पेय फसल है वो इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु यानी वर्षा भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा बारिश की जरूरत होती है चाय के लिए। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे श्रमिक की भी मात्रा अधिक होती है और चाय के लिए वर्षा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें देखिए कृषि के विकास के लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसमें यहाँ से आप देख लीजिए कृषि का जो विकास है वो विश्व के कई सारे भागों में आपको देखने को मिलता है। जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा होती है। छोटी छोटी जोतों पर सामान्य जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जैसे कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको खेती देखने को मिलेगी। अब हम दो फार्म जैसे भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु अध्ययन सहायता से विकासशील के बारे में पढ़ते हैं। तो इस विषय के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो भारत और अमेरिका दोनों के खेतों और उनके खेती करने के अंतर में भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं, यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गाँव है, मुन्ना लाल। इस गाँव में छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग इतने हेक्टेयर का एक फार्म है। इसका मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों के बाजार से वर्षों के एकांत पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है और वह वर्षा में कम से कम 2 फसलें सामान्य गेहूं, चावल और दालें उगाता है। तो याद रखना कि भारत के अंदर 2 फसल उगाई जा रही है। यहाँ पे गेहूं, चावल और दालें उगाता है वो। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों से संबंधित में सलाह भी लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे खेती होती है। और यहाँ पे नलकूप, ट्रैक्टर, यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी बैलों से भी खेती करते हैं। तो खेतों की जो जुताई होती है वो ट्रैक्टर वह बैलों से भी की जा सकती है। ठीक है, परंपरागत जो विधियाँ थी उससे भी। नलकूप जिससे कि पानी वगैरह वहाँ पे पहुँचाया जाता है, खेती के लिए सिंचाई वगैरह होती है। ठीक है, भैंस वगैरह, मुर्गियाँ, ये सब निकट के शहर में स्थित शाकाहारी भंडार में दूध बेचता है। और एक सदस्य है सहकारी समिति, उसके जानवरों के लिए चारे प्रकार। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बस ये डिफ्रेंशिएट बताया गया है। और अमेरिका के बारे में देखिए, भारत का जो खेत है इस प्रकार से देखने को आपको मिल रहा है और अमेरिका के जो खेत हैं, फार्म जो हैं वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है और सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर। तो हमारे यहाँ 1.5 हेक्टेयर था, यहाँ पे 250 हेक्टेयर के आसपास में एक सामान्य किसान के पास ज़मीनें यहाँ पे दिखाई जा रही है। और कुछ महत्वपूर्ण फसलें उगाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका सोयाबीन है, मक्का है, चुकंदर है, यहाँ पे उगाई जाती हैं। और किसान जो होरोन के पास यानी 300 हेक्टेयर भूमि है, वहाँ अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वो अस्वस्थ की मृदा और जल संसाधन के फसल में आवश्यकता पूरा कर देंगे। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया। वहाँ पे ट्रैक्टर, बीज बोने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें कंप्यूटराइज की मदद से यहाँ पे कई सारे प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। इनमें अच्छे अच्छे तरीके के बीज देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती, देखो इस प्रकार से कुछ खेती की जाती है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कृषि क्या है? तो कृषि किस काम, मतलब कृषि क्या, मैंने आपको ऊपर बताया था, उन कारकों के नाम बताया जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। रोपण कृषि क्या है? ठीक है, तो एक बार आप इसको देखिएगा और 3 से 4 बार अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको ये जो चैप्टर वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। जैसे उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है? तो फसलों व सब्जियों का उगाना, यही तो उद्यान कृषि का अर्थ है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को हम सुनहरा रेशा कहते हैं, हमने पढ़ा था। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक क्या है? तो ब्राज़ील है, भारत और रूस। तो ब्राज़ील सबसे पहले आता है, ठीक है, कॉफ़ी के लिए, फिर भारत है।
तो ये सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको पढ़ा दिया। इनमें से भी कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले चैप्टर पे। और आपका एक तो चैप्टर 8th क्लास के भूगोल का रह चुका है, इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी हम इंपॉर्टेंट जो आपके नोट्स होने वाले हैं वही पढ़ेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नोट्स हैं वो हमें जल्दी जल्दी तैयार भी करना है ताकि आपको प्रोवाइड किए जा सके। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।